तो प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे रिलेटिव मोशन के बारे में। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी हमने देखा, और हमने देखा कि जब दो ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट दिशा में मूव कर रहे हो तो उनके रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाता है। ये भी ऑपोजिट है, ये भी ऑपोजिट है, तो इन दोनों केसेस में रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ऐड अप हो जाएगा। ऐड ऐड, ठीक है। और जब दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे ये सेम डायरेक्शन है और ये भी सेम डायरेक्शन है, तो अगर दो बॉडीज इधर मूव कर रही हैं तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और दो बॉडीज अगर इधर मूव कर रही हैं तो भी इनकी रिलेटिव वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है डिफरेंस। तो बच्चों, पहले हम कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स लेंगे, फिर उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की ओर भी बढ़ेंगे। तो सपोज डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1 बोल देता हूं मैं इसको। तो सपोज ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये दो लोग यहाँ खड़े हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है वो सपोज 100 मीटर की दूरी है, ठीक है जैसे। अच्छा, अब जो है यहां पर ये बंदा इधर मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये बंदा इधर मूव कर रहा है सपोज 15 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब सवाल ये है कि कितने देर बाद ये आपस में मीट करेंगे, कितने देर के बाद ये आपस में मीट करेंगे। तो टाइम आफ्टर विच दे मीट, टाइम आफ्टर विच दे मीट विल बी व्हाट, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? कुछ नहीं, बहुत इजी है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, ये इनका रिलेटिव डिस्टेंस है, ये क्या है? इनका रिलेटिव डिस्टेंस है। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं? टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, तो यहां पे हम बोलेंगे डिस्टेंस रिलेटिव, यानी रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन वी रिलेटिव, यानी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव डिस्टेंस इज हाउ मच? रिलेटिव डिस्टेंस इज 100 मीटर एंड रिलेटिव स्पीड इज व्हाट? रिलेटिव स्पीड। देखो, अब ये दोनों ऑपोजिट दिशा में मूव कर रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड दोनों की एड अप कर देंगे, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 20, और ये 0 0 कैंसल, और ये 5 सेकेंड हो जाएगा, यानी 5 सेकेंड के बाद ये आपस में मीट कर जाएंगे। ठीक है डिफरेंस। तो अभी इसको समझने का एक मेथड और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो हम देख रहे हैं इसको समझने का दूसरा मेथड। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं डिस्टेंस की, बेसिकली किसी एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ला दो, किसी एक पर्सन को रेस्ट पे ला दो। तो सपोज ये जो पर्सन बी है इसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको मैं इधर स्पीड दे देता हूं 15 मीटर पर सेकेंड की। तो इसको इधर 15 दिया तो इसको भी इधर 15 देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो रेस्ट पे आ गया, और अब ये कितने से मूव कर रहा है? 15 + 5, यानी ये 20 से मूव कर रहा है, यानी ये रेस्ट पे है, और ये कितने से मूव कर रहा है? ये 20 से मूव कर रहा है इस दिशा में। तो ये बंदा कितना डिस्टेंस कवर करेगा? इतना कवर करेगा, इतने स्पीड से, वो रेस्ट पे है। तो देखो, डिस्टेंस 100, स्पीड 20, तो यानी 5 सेकंड में ये उससे जाके मीट कर जाएगा। ये समझने के लिए याद रखो, टाइम रिलेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस रिलेटिव हो सकता है, स्पीड रिलेटिव हो सकता है, लेकिन टाइम कभी रिलेटिव नहीं होता। किसी भी फ्रेम से तुम मेजर कर लो, टाइम सेम ही रहने वाला है। टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी हम ए के रेस्पेक्ट में बात करें या बी के रेस्पेक्ट में बात करें, टाइम वही रहने वाला है, ठीक है। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ध्यान से देखें तो बेसिकली टाइम हमने रिलेटिव कॉन्सेप्ट से निकाला है, लेकिन अगर कोई पूछे कि कितने दूर बाद जाके मीटिंग हुई, ये ए कितना चलना पड़ा होगा ए को सच दैट वो मीट हुए, तो कहीं तो मीटिंग पॉइंट होगा। तो मान लो दिस इज द मीटिंग पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहां पे वो मीट हुए। तो मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? मान लो इसने एक्स डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा एक्चुअल में? देखो, ये तो हमने हाइपोथेटिकल कंडीशन बनाई है ना, रिलेटिव कंडीशन बनाई है कि इसको हमने रेस्ट पे ला दिया और इसको मूव करा रहे हैं। तो अब एक्चुअल में क्या हो रहा होगा? एक्चुअल में 5 सेकंड बाद उनकी मीटिंग हो रही है। 5 सेकंड में ये कहां तक पहुंच जाएगा? पर्सन ए कहां तक पहुंच जाएगा? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? एक्स इज इक्वल टू
स्पीड इनटू टाइम, तो ये वेलोसिटी ऑफ ए इनटू टाइम, ठीक है। तो ये एक्चुअली डिस्टेंस कवर्ड बाय ए है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, और उसी को हमने x बोला है बेसिकली। तो x इज इक्वल टू वी ए, वी ए कितना है 5 है, और टाइम कितना है 5 है, यानी 5 5 25 मीटर। यानी a ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, a ने 25 मीटर डिस्टेंस कवर किया होगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई है, 25 आ गई है। तो a ने कितना कवर किया होगा, 25 कवर किया होगा। तो जाहिर सी बात है b ने कितना कवर किया होगा, 100 माइनस 25 विच इज 75 मीटर। तो b ने कवर किया होगा, तो अगर इसको मैं x से बोल देता हूं, तो xb जो होगा वो होगा 75 मीटर। यानी a ने कवर किया होगा 25 मीटर, b ने कवर किया होगा कितना मीटर, 75 मीटर, और तब जाके वो यहाँ पे कहीं तो भी मीट हुए होंगे, ठीक है। तो देखा आपने, टाइम हमने रिलेटिव कॉन्सेप्ट से निकाला, और इसी टाइम की वैल्यू हमने यहाँ यूज करके डिस्टेंस कवर्ड निकाल दिया, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड निकाल दिया। क्योंकि टाइम रिलेटिव वाले फ्रेम से निकालो, यानी रिलेटिव वाले फॉर्मूला से टाइम निकालो, या जनरल फॉर्मूला में पुट करो, घुमा फिरा के टाइम की वैल्यू सेम ही रहती है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह की बात है। तो ये प्रॉब्लम मैंने रिलेटिव कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया है। इसको हम चाहे तो बिना रिलेटिव कॉन्सेप्ट यूज किए भी सॉल्व कर सकते हैं। बिना रिलेटिव कॉन्सेप्ट यूज किए अगर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सपोज डियर स्टूडेंट्स इसको मैं x बोल रहा हूं, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी 100 माइनस x, ठीक है। तो मान लो t टाइम में, जितने टाइम में ये यहां से यहां पहुंचेगा, उतने ही टाइम में ये यहां से यहां पहुंचेगा, तब वो वहां पे मीट होंगे। तो लेट दैट टाइम बी t, जिस टाइम के बाद वो दोनों की मीटिंग हो रही है उस टाइम को हम t बोल देते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो पहले वाले x के लिए स्पीड इनटू टाइम, तो x से जो है जिसको हम x बोल रहे हैं वो होगा स्पीड इनटू टाइम, यानी va इनटू t, ठीक है। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं x इज इक्वल टू va, कितना है, va है 5 इंटू टी, इसको बोल रहे इक्वेशन नंबर 1, ये पहले वाली बॉडी के लिए। और दूसरी बॉडी के लिए क्या बोलेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी 100 माइनस x इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसकी स्पीड कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड है, 15 इंटू टाइम। तो देखो जितने टाइम में ये बॉडी x डिस्टेंस कवर कर रही है, जितने टाइम में ये बॉडी x डिस्टेंस कवर कर रही है, उतने ही टाइम में दूसरी वाली बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 100 माइनस x डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। तो वही बात यहां पे हो रही है डियर स्टूडेंट्स। अब बस हम क्या करेंगे, ये देखिए 1 और 2 दोनों में से हम टाइम की वैल्यू निकाल के इक्वेट कर सकते हैं। यानी t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू x/5 है ना, यहां से वो उठा के यहां पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 100 माइनस x इज इक्वल टू 15 इंटू टी की वैल्यू क्या है, x/5 पुट कर दो यहाँ पे। तो ये 5 3 से 15 कट जाएगा, ठीक है। और ये माइनस x उधर जाएगा, तो 3x प्लस x इज 4x, तो 100 इज इक्वल टू 4x, यहाँ से x कितना आ जाएगा 25 मीटर। तो आप देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे x आ गया 25 मीटर, और वही हम पहले भी ला चुके हैं, x25 हम पहले भी ला चुके हैं। तो ये एक्चुअली मेथड 2 है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेथड 2 यानी बिना रिलेटिव वेलोसिटी के मेथड के। और ये कौन सा मेथड था, ये मेथड 1 था, ये था मेथड नंबर 1, ये रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, ये बिना यूज करते हुए, ठीक है। x25 आ गया, अब एक बार x25 आ गया तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये वाले इक्वेशन में पुट कर दो x की वैल्यू, तो हमको टाइम भी मिल जाएगा। x25 है तो 25 इज इक्वल टू 5 इंटू टी, तो t क्या आ जाएगा 5 सेकेंड, यानी दिस इज द टाइम ऑफ मीटिंग। तो मीटिंग कितने टाइम बाद हुई, 5 सेकंड बाद हुई। और कितना ट्रैवल करना पड़ा, बॉडी ए को 25 मीटर ट्रैवल करना पड़ा, और बी को कितना ट्रैवल करना पड़ा होगा, बी को ट्रैवल करना पड़ा होगा 100 माइनस एक्स विच इज 75 मीटर। तो देखा डियर फ्रेंड्स, इस तरह से दोनों मेथड्स के थ्रू मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया है, ठीक है। दोनों में से कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन ज्यादा इजी आपको कौन सा लग रहा है, जो आपको ज्यादा इजी लगे। जैसे ये बहुत इजी था, यहाँ हमने डायरेक्टली जो है रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड से हमने डायरेक्टली टाइम ऑफ मीटिंग निकाल दिया, और यहाँ दो इक्वेशन निकाल के दोनों इक्वेशन को हमको इक्वेट करना पड़ा। इस बॉडी के लिए इक्वेशन निकालना पड़ा, फिर उस बॉडी के लिए इक्वेशन निकालना पड़ा, फिर जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुंचा उतने ही टाइम में वो वहां से यहाँ पहुंच गया, और फिर उनकी मीटिंग हो गई। तो उसके लिए हमको दो इक्वेशन निकाल के दोनों को इक्वेट करके टाइम निकालना पड़ा, पहले एक्स निकला फिर टाइम निकला, और इस तरह से हमको सॉल्व करना पड़ा। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे वो हम यूज कर सकते हैं। देखो याद रखो, जब भी मीटिंग वाले प्रॉब्लम होंगे, कितने टाइम बाद वो मीट हो रहा, कितने टाइम बाद वो मीट हो रहा,
मीटिंग वाले प्रॉब्लम्स, मीट, दो बॉडीज मीट करती हैं, एक को ऊपर से फेंका, एक को नीचे से फेंका, कितने देर बाद उनकी मीटिंग होगी, एक इधर से जा रहा है, एक उधर से आ रहा है, कितने टाइम बाद मीटिंग होगी, एक ऐसे जा रहा है, एक पीछा कर रहा है, कितने देर बाद मीटिंग होगी। तो ये मीटिंग वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो सेम दिशा में जाके मीट हो, चाहे वो सेम दिशा में पीछा करते हुए मीटिंग हो, या ऑपोजिट दिशा में ट्रैवल करते हुए मीटिंग हो, या ऊपर से फेंका नीचे से फेंका ऐसा जाते हुए मीटिंग हो, मीटिंग वाली प्रॉब्लम जब भी आएगी डिस्टेंस, तो उसको हम हमेशा दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आइदर यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी और यू कैन यूज दिस जनरल मेथड कि भाई दोनों बॉडीज के लिए दो इक्वेशंस लिख के उसको इक्वेट करो। ठीक है, तो हर बार मैं आपको जब भी मीटिंग वाले प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मीटिंग वाले प्रॉब्लम्स को दोनों मेथड से मैं आपको करके दिखाऊं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा डिस्टेंस, तो ये आप कॉपी कर लें और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ क्रिटिकल कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसके पहले कि हम अपने अगले सवाल पे जाएं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो देखिए, जब भी रिलेटिव वेलोसिटी के प्रॉब्लम्स आएंगे तो वहां पे उन प्रॉब्लम्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक वो प्रॉब्लम्स होंगे जहां पे रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक वो प्रॉब्लम्स होंगे जहां पे रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो पहली जो कैटेगरी है डियर स्टूडेंट्स, ये जो पहली कैटेगरी है, यहाँ पे ए रिलेटिव यानी रिलेटिव एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, पहली कैटेगरी। यानी एक्सेलरेशन, दिस इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी बी या एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बी विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी ए, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है, हमने देखा है, साइन अलग हो सकते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम होता है। तो ए का बी के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन देखो या बी का ए के रेस्पेक्ट में देखो, वो जीरो होना चाहिए। यानी रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एक बॉडी के एक्सेलरेशन दूसरे के रेस्पेक्ट में जीरो होगा, ये पहला केस है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ। जैसे डिस्टेंस कि अगर एक बॉडी जो है वो उधर मूव कर रही है सपोज 2 मीटर पर सेकंड के कांस्टेंट वेलोसिटी से, और ये बॉडी उधर मूव कर रही है 1 मीटर पर सेकंड के कांस्टेंट वेलोसिटी से। ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, तो इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो जो बॉडी ए है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, और बॉडी बी का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा, है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी जीरो माइनस जीरो यानी कि जीरो। यानी एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी यहाँ पे जीरो है और एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए भी यहाँ पे जीरो। ये एक एग्जाम्पल हो गया। आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूं मैं। जैसे सपोज डियर स्टूडेंट्स, दूसरा एग्जाम्पल ये है कि सपोज ये एक बॉडी है, बॉडी ए, जो उधर मूव कर रही है, और सपोज ये जो मूव कर रही है तो इसका जो एक्सेलरेशन है, इसका कुछ तो एक्सेलरेशन होगा जिससे ये मूव कर रही होगी। तो मान लो इसका जो एक्सेलरेशन है वो सपोज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है लेकिन मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। और जो बॉडी बी है, मान लो ये भी उधर ही मूव कर रही है, लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये सपोज डियर स्टूडेंट्स 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, नहीं ये भी सपोज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 5 है, यानी +5 भी तुम लिख सकते हो उसको, तो ये +5 है, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी +5 है। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 5 - 5 यानी 0 हो जाएगा। देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखा डियर स्टूडेंट्स, इसके मैं आपको और भी एग्जांपल्स दे सकता हूँ। एक और बहुत प्यारा एग्जांपल है, वो भी मैं आपको देता हूँ। तो ये था एग्जांपल नंबर 1, ये मैंने आपको दिया एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 क्या है कि सपोज डियर स्टूडेंट्स, एक बॉडी को मैंने ऊपर से नीचे थ्रो किया और एक बॉडी को मैंने नीचे से, ये मान लो ग्राउंड है, एक बॉडी को नीचे से ऊपर थ्रो किया। तो ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। एक को ऊपर से नीचे थ्रो किया, थ्रो करो ड्रॉप करो कुछ भी करो डिस्टेंस, है ना, ऊपर से नीचे, और एक को नीचे से ऊपर। तो देखो इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, स्मॉल जी नीचे की तरफ,
यानी इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए जो है वो स्मॉल जी होगा नीचे की तरफ, और एक्सेलरेशन ऑफ बी भी स्मॉल जी होगा नीचे की तरफ। समझ आ रही डिस्टेंस साहब? यानी इसकी वेलोसिटी ऊपर है लेकिन एक्सेलरेशन तो नीचे ही है ना, क्योंकि फोर्स नीचे है, और इसकी तो वेलोसिटी भी नीचे है और एक्सेलरेशन भी नीचे है क्योंकि फोर्स नीचे है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर यहां पे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी, तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, ये -10 है, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी -10 है। -10 ले रहा हूं मैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्मॉल जी की वैल्यू साइन के साथ पुट कर रहा हूं मैं। तो ये क्या होगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -10 + 10, और देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दिखाए। पहला एग्जांपल जो था इसमें दोनों की वेलोसिटीज कांस्टेंट थी, तो दोनों के इंडिविजुअल एक्सेलरेशन भी 0 है और दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन भी 0, दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन भी 0। दूसरे केस में दोनों के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, इंडिविजुअल एक्सेलरेशन है, पर क्योंकि वो दोनों की दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है तो इसीलिए उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। तीसरे केस में भी वैसा ही है, इन दोनों बॉडीज के पास कुछ ना कुछ इंडिविजुअल एक्सेलरेशंस हैं, पर ये जो इंडिविजुअल एक्सेलरेशंस हैं इनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, इसीलिए इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन फिर से क्या हो गया, 0 हो गया। हाँ, अगर ये वाला 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दिशा उधर होती थी तो ये दोनों एड अप होकर 10 हो जाता, तब रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 नहीं होता, लेकिन मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए दोनों यहाँ पे क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया और रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। तो एनीवेज ये पहला केस जो हम देख रहे हैं, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, जब तक रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है वहां पर कौन सा फॉर्मूला लगता है डियर स्टूडेंट्स, वहां पर फॉर्मूला लगता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो वहां पे फॉर्मूला क्या लगता है, फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं इस तरफ, तो वहां पे फॉर्मूला लगता है स्पीड, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू एस रिलेटिव, यानी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बोलो या रिलेटिव डिस्टेंस बोलो, अभी तो 1D की बात कर रहे हैं, तो जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होता है। तो रिलेटिव स्पीड इज रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम रिलेटिव नहीं होता है, मैं आपको पहले बताया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसा लिखो, या इसका ऐसा लिखते हैं, रिलेटिव डिस्टेंस इज नथिंग बट रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, ऐसा भी बोल सकते हैं इस फॉर्मूला को। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो। लेकिन क्या हो अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 ना हो, तब कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, उसकी भी हम चर्चा करते हैं। पर पहले मैं चाहूंगा कि आप ये जो पहला केस है, इसके जो सारे एग्जांपल्स हैं ये आप कॉपी करें और ये फाइनल फॉर्मूला कॉपी करें, फॉर्मूला टू बी यूज्ड इन सच केस। केस नंबर 1 में जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, ये सारी चीजें आप कॉपी कर लें, फिर हम केस 2 देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम देख रहे हैं केस नंबर 2, और केस नंबर 2 क्या है कि ये वो केस है जहां पे ए रिलेटिव एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0 एंड जो भी रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो क्या हो, कांस्टेंट हो, चाहे कांस्टेंट एंड पॉजिटिव हो चाहे कांस्टेंट एंड नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलेटिव एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ एक फिक्स्ड कांस्टेंट नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए। तो उस केस में कुछ एग्जांपल्स पहले देखते हैं, फिर बताऊंगा मैं कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि सपोज डिस्टेंस, ये एक बॉडी है, बॉडी ए, ये उधर मूव कर रही है और इसका विथ एन एक्सेलरेशन, सपोज इसका एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये एक दूसरी बॉडी है, ये उधर मूव कर रही है, बॉडी बी, जिसका एक्सेलरेशन है सपोज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मुझे निकालना हो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम देख रहे हैं कि भाई इसका एक्सेलरेशन भी फिक्स है, इसका भी फिक्स है, मतलब इसका भी कांस्टेंट है वैल्यू और इसकी भी वैल्यू कांस्टेंट है। अगर मुझे निकालना हो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, +10, और माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो भी क्या है, वो +2। ठीक है, तो ये क्या होगा, 10 - 2 विच इज नथिंग बट +8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि
ए का बी के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन है, ये जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है, इससे कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई, नॉन जीरो वैल्यू, और ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस केस में, ऐसे केसेस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसे केसेस में हम यूज करेंगे काइनेमैटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन इन मॉडिफाइड फॉर्म। तो काइनेमैटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन मॉडिफाइड फॉर्म में कैसे यूज करेंगे? तो फॉर एग्जांपल जो पहला इक्वेशन हम यूज करेंगे वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ऐसा लिखो, और फिर नीचे में फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन। टाइम में रिलेटिव नहीं लिखा मैंने, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं ये सब में मैंने रिलेटिव और रिलेटिव लिख दिया है, ठीक है। तो फॉर्मूला वही है, बस नीचे में एक छोटा सा रिलेटिव मैं लिख रहा हूं। फिर नंबर 2 h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ इंटू रिलेटिव एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे टाइम लिखना भूल गया। s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रिलेटिव एक्सेलरेशन इंटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से मॉडिफाइड फॉर्म लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब यही फॉर्मूला को ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको लिख के। फॉर एग्जाम्पल मुझे पहला फॉर्मूला लिखना है तो उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इनटू टाइम। मतलब इसको तुम ऐसा लिखो डियर स्टूडेंट्स, या उसी को तुम ऐसा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रिलेटिव मतलब एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में, या तो ए के बी के रिस्पेक्ट में या बी का ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये सभी फॉर्मूला को मैं ए बी के फॉर्म में भी लिख सकता हूं, आपको जो रूप अच्छा लगे उस रूप में आप इसको लिख सकते हैं। अब यहीं पर डियर स्टूडेंट्स, अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया, अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये टर्म 0 होगा तो पिछला केस बन जाएगा। इसके पहले वाला केस देखो, मैंने अभी तक रब नहीं किया, ये पुराना वाला फॉर्मूला है, पिछले केस वाला फॉर्मूला। तो अगर ये 0 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स तो क्या होगा? s रिलेटिव इज रिलेटिव इनटू टाइम, वही है ना, s रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव इनटू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो फिर ये वो फॉर्मूला है जो पिछले केस में हमने देखा था। तो आज के लेक्चर की शुरुआत में ही जो हमने एक प्रॉब्लम लिया था, मीटिंग वाला प्रॉब्लम, वहां पे वो कौन सा केस था बोलिए? केस 1 था या केस 2 था? वो केस 1 था, क्योंकि ये बंदा भी कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा था और ये दूसरा बंदा भी कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा था, दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 था। तो वहां पे देखिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ये फॉर्मूला यूज किया था ना हमने। पहला प्रॉब्लम, आज से जो पहला प्रॉब्लम हमने लिया है उसमें हमने ये फॉर्मूला यूज किया था, आप देखिए आप अपने नोट से, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये दोनों केसेस आप ध्यान में रखो डियर स्टूडेंट्स। तो जनरली यही दो केसेस रहते हैं, या तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 रहेगा दो बॉडीज का, और या तो वो दो बॉडीज का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 नहीं रहेगा, कुछ तो भी एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। वेरिएबल रिलेटिव एक्सेलरेशन हमारे सिलेबस में नहीं, तो मोस्टली कांस्टेंट रिलेटिव एक्सेलरेशन ही हमको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। केस नंबर 2 बोल के आप ये कॉपी कर लें और उसके बाद हम आगे कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम देख रहे हैं अगला सवाल, और ये देखो यहाँ दो ट्रेन हमको दी हुई हैं। ये एक ट्रेन है, सपोज ट्रेन बी, इसकी लेंथ कितनी है? 60 मीटर। ये दूसरी ट्रेन है ट्रेन ए, इसकी लेंथ कितनी है? 40 मीटर। ट्रेन ए जो है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये 30 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, और ट्रेन बी जो है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितने से मूव कर रही है? 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, ठीक है। दोनों सेम दिशा में मूव कर रहे हैं। आगे वाली जो ट्रेन है उसकी वेलोसिटी कम है और पीछे वाले ट्रेन की वेलोसिटी ज्यादा है, तभी तो पीछे वाला आगे वाले को ओवरटेक कर पाएगा, वरना अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती, इसकी कम होती, तो ये कभी पीछे वाला आगे निकल नहीं पाता, पीछे वाला कभी आगे वाले को ओवरटेक नहीं कर पाता। तो अगर पीछे वाले ट्रेन को आगे वाले ट्रेन को ओवरटेक करना है तो जाहिर सी बात है पीछे वाले ट्रेन की वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए और आगे वाले ट्रेन की वेलोसिटी कम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता लगाना है कि कितना टाइम लगेगा इस ट्रेन को, ट्रेन ए को ट्रेन बी को ओवरटेक करने में आगे बढ़ के ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी ये ट्रेन यहाँ है, जब वो उसको ओवरटेक करेगी तो वो कहाँ आ जाएगी? वो पोजीशन में आपको दिखा देता हूँ।
तो आफ्टर ओवरटेकिंग ट्रेन ए विल कम ओवर हियर, ठीक है, ट्रेन ए यहाँ आ जाएगी, ओवरटेक, तो इसको हम बोलेंगे ये देखो ओवरटेक हो गया, ये ओवरटेक हो गया, ठीक है, ये ए जो है बी से कंप्लीटली आगे निकल चुका, ओवरटेक हो गया। तो ये ओवरटेक करने में उसने कितना रिलेटिव डिस्टेंस कवर किया, तो हम देखेंगे कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो, तो मैं इस पॉइंट को चूज कर रहा हूँ, ये पॉइंट पहले यहाँ था और अब ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो इस पॉइंट का कितना डिस्प्लेसमेंट हो डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो ये देखिए ये जो है वो 60 है और ये 40 है, क्योंकि इसकी लेंथ 40 है ना, ये मैं आपको दिखा दूं, तो ये जो है ये 40 मीटर है और वो 60 है, तो ये बेसिकली 60 मीटर है, ठीक है। तो ट्रेन ए के इस पॉइंट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 60 प्लस 40 यानी 100 मीटर का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो अभी हमने देखा टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, ऐसा लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है, 60 प्लस 40 विच इज, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ 60 प्लस 40, और रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, दोनों की वेलोसिटी सेम दिशा में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड यहाँ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 10, तो ऊपर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 100 और नीचे हो जाएगा 20, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 5 सेकेंड। तो देयरफॉर कितना टाइम लगा ओवरटेक करने में, 5 सेकेंड लगा, यानी ट्रेन ए को ट्रेन बी को ओवरटेक करने में 5 सेकेंड का टाइम लगा। ये देखिए, अच्छा यहाँ पे यही फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि दोनों की वेलोसिटीज कांस्टेंट है, तो दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए डियर स्टूडेंट्स हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है। तो उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अच्छा यही डियर स्टूडेंट्स अगर मान लो ये दो ट्रेन्स ऑपोजिट दिशा में मूव कर रही होती, यानी मैं इसको क्वेश्चन नंबर 3 बोल के लिख देता हूं, तो सपोज डियर स्टूडेंट्स ये ट्रेन बी है, ठीक है, और ये ट्रेन ए है, और दोनों ऑपोजिट दिशा में मूव कर रही है, वेलोसिटीज में सेम रख देता हूं, तो ये जो है ट्रेन ए जो है वो 30 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है और ट्रेन बी जो है वो इधर मूव कर रही है सपोज 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और लेंथ वही है जो पिछले केस में थी। तो अब ये ओवरटेक करना चाहते हैं, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम, अब ये ओवरटेक शब्द तो यहाँ यूज नहीं होगा, यहाँ शब्द यूज होगा हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा इनको, ठीक है। तो क्रॉस होना मतलब मान लो ए को मैं यहाँ रख देता हूँ लाके, तो ए को यहाँ रख दिया, तो ये देखिए कंप्लीटली क्रॉस हो गया डिस्टेंस। तो फिर से वही बात है, इसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, 60 प्लस 40 विच इज अगेन 100। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ओवरटेक करने में भी उतना ही है और क्रॉस करने में भी उतना ही है डिस्टेंस, ठीक है। तो दिस इज 60 प्लस 40, 60 प्लस 40 विच इज 100। तो अगेन जो टाइम होगा वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी होगा। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो फिर से 100 ही है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी इस बार क्या होगी, दोनों एडअप हो जाएंगी। तो 30 प्लस 10 इज, तो मैं लिख देता हूँ 30 प्लस 10 विच इज नथिंग बट 40, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 40, 0 0 कट गया, ठीक है, और ये 2 2 जा और ये 2 5 जा और ये हो जाएगा 2.5 सेकेंड। तो टाइम कितना लगा डियर स्टूडेंट्स, 2.5 सेकेंड लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में, यानी दोनों ट्रेन को एक दूसरे को क्रॉस करने में 2.5 सेकेंड लगेगा और ओवरटेक करने में 5 सेकेंड लगेगा। तो देखा डियर स्टूडेंट्स किस तरह से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है ना अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। और यहाँ पे ग्राफिकली भी मैं आपको समझा देता हूँ कि ग्राफिकली यहाँ पर क्या हो रहा है। ग्राफिकली अगर इस प्रॉब्लम की हम बात करें तो किसी एक ट्रेन को रेस्ट पे लाना था, तो इस वाले ट्रेन को रेस्ट पे ला दो। तो इसको रेस्ट पे लाने के लिए क्या करना होगा, उधर 10 है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर इसको 10 मीटर पर सेकंड दे दूंगा। तो ये ट्रेन किस पे आ गई, ये ट्रेन रुक गई है, ये ट्रेन रेस्ट पे आ गई है, तो इसको इधर 10 दिया तो इसको भी इधर 10 देना पड़ेगा। तो इसको इधर मैंने इसको भी 10 दे दिया सेम दिशा में। तो अब उधर 30 था, इधर 10 था, तो इसकी अब नेट वेलोसिटी क्या हो गई, ए की नेट वेलोसिटी अब हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, यानी ये रेस्ट पे आ गई है और ये 20 से मूव कर रही है। तो ये रेस्ट पे है, ये 20 से मूव करके ओवरटेक हो गई। तो यानी कितना ट्रैवल करना पड़ा, 100 ट्रैवल करना पड़ा, कितने स्पीड से, 20 से। 100 अपॉन 25 आ गया। तो ग्राफिकली आपको समझ में आ गई ना बात क्या हो रही है। हाँ, ग्राफिकली नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं है, वो बस आपको एक्स्ट्रा समझाने के लिए एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं मैं आपको। लेकिन कोई नहीं, आपको बस ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना आ गया ना, तो समझिए आपका काम हो गया। केस पहचानना है, यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 था, केस पहचाना मैंने, वो फॉर्मूला पुटअप किया, फॉर्मूला में वैल्यूज पुटअप की, हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। कुछ और
बातें भी हम करेंगे। उसके पहले आप ये कॉपी कर लें, फिर हम कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं।